नमस्कार, मेरा नाम केतकी सुकलीकर है और मैं एक लीगल एडवाइजर हूँ। चिटनोविस ट्रस्ट के प्रोजेक्ट पार्थ में आज हम स्मॉल स्केल बिजनेस के कानूनी और नियामक पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हम दो पहलुओं पर चर्चा करेंगे। एक, छोटे उद्योग मतलब स्मॉल स्केल बिजनेस शुरू करने के लिए कौन सी एंटिटी मतलब कौन सा अस्तित्व का प्रकार सबसे योग्य है, और दूसरा, स्मॉल स्केल बिजनेस शुरू करने का प्रोसेस क्या है। तो पहले हम देखते हैं अस्तित्व का प्रकार मतलब कौन सी एंटिटी स्मॉल बिजनेस के लिए सबसे योग्य है। अधिकतर उद्योजक स्मॉल बिजनेस शुरू करने के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म मतलब एकल स्वामित्व फर्म ही शुरू करेंगे। भारत में उद्योग शुरू करने का ये सबसे आसान तरीका है, क्योंकि ये किसी भी नियम या लॉ के अंडर आता नहीं है। एग्जाम्पल, अगर आप एक कंपनी शुरू कर रहे हैं तो आपका बिजनेस कंपनीज एक्ट और उससे जुड़े रूल्स और रेगुलेशंस के अंडर आ जाएगा और उसके सारे कंप्लायंसेस आपको पूरे करने होंगे। वैसे ही अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म शुरू करते हैं तो पार्टनरशिप एक्ट या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर आपका बिजनेस आएगा और उससे जुड़े सारे नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप शुरू करने के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक लॉ या कानून नहीं है, इसीलिए ये एक ही व्यक्ति द्वारा आसानी से शुरू किया जा सकता है और इसके कंप्लायंसेस बहुत ही कम होते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म शुरू करने के फायदे क्या है? जैसे मैंने कहा, एक ही व्यक्ति द्वारा ये आसानी से शुरू किया जा सकता है। इसे शुरू करने और चालू रखने के लिए कंप्लायंसेस बहुत ही कम है और खर्चा भी बहुत कम है। तीसरी बात यह है कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के ऊपर कॉर्पोरेट टैक्सेस लागू नहीं है और निर्णय लेना और उद्योग के ऊपर कंट्रोल मतलब नियंत्रण एक ही व्यक्ति के पास होता है। तो बिजनेस बड़ी आसानी से आप चला सकते हैं। अब हम देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के नुकसान क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि सोल प्रोप्राइटर और उसका व्यवसाय एक समान ही व्यक्ति होते हैं। अगर आपने एक कंपनी शुरू की या पार्टनरशिप फर्म शुरू की तो आप और आपकी कंपनी, आप एक नया व्यक्ति निर्माण कर रहे हैं और इस व्यक्ति के अपने खुद के रूल्स, रेगुलेशंस और लायबिलिटीज होते हैं जो आपसे अलग होते हैं। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप और आप एक ही व्यक्ति है। इसका मतलब यह है कि लायबिलिटीज अनलिमिटेड है और आपके व्यवसाय की सारी ट्रांजैक्शंस के लिए, सारी लेन देन के लिए आप खुद पर्सनली लायबल होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात यह है कि एक ही व्यक्ति द्वारा ये बिजनेस शुरू किया जाने के कारण कैपिटल इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस में लाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब हम देखेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को शुरू करने का प्रोसेस क्या है, इसमें स्टेप्स क्या है। सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, कोई स्पेसिफिक लॉ या नियम तो लागू नहीं है, लेकिन कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ स्टेप्स हमें प्रोसेस फॉलो करनी होगी। सबसे पहले आपके आपके बिजनेस का नाम चुनिए। इसके लिए भी कोई स्पेसिफिक प्रक्रिया नहीं है, आपको बस बिजनेस का नाम चुनना है और सारे डॉक्यूमेंट्स पर वो नाम इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। दूसरा स्टेप ये होगा आधार कार्ड। अब सोल प्रोप्राइटर और उसका बिजनेस एक समान ही व्यक्ति है, तो आपका खुद का आधार कार्ड ही आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप आधार सेवा केंद्र में संपर्क जरूर कीजिए। तीसरा स्टेप होगा पैन कार्ड। अब आपको भारत में कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पैन कार्ड तो आवश्यक होता ही है। आयकर रिटर्न भरने के लिए भी आपको पैन कार्ड आवश्यक होगा। पैन कार्ड आपको आसानी से गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन प्रोसेस के द्वारा मिल सकता है। इसके लिए आपको अपना फोटोग्राफ, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ इत्यादि डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी और आसानी से 5 से 7 दिनों में पैन कार्ड आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए जो वेबसाइट है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बता देंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा आपका व्यवसाय के नाम का बैंक अकाउंट खोलना। इसके लिए आपको कोई भी बैंक के पास जाकर सारी डॉक्यूमेंट समझ लेना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है ये आपको समझ लेना है। बैंक अकाउंट खोलने के लिए भी आपको आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ मतलब आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत होगी।
व्यवसाय के लिए अगर आपको करंट अकाउंट खोलना है, मतलब चालू खाता खोलना है, तो इसके लिए आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, जैसे शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स लाइसेंस और जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इसके बारे में भी हम कुछ ही देर में बात करेंगे। इस प्रकार आपका बिजनेस का नाम, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह तैयार हो चुका है, लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए आपको और कुछ रजिस्ट्रेशन योग्य है। सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट के अंडर लाइसेंस, इसे हम शॉप्स एक्ट लाइसेंस भी कहते हैं। ये एक लोकल रिक्वायरमेंट होती है और आपकी नगर पालिका के द्वारा ये आपको प्राप्त होती है। शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए ये एप्लीकेबल है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के वर्कर्स के हितों की रक्षा करने के लिए ये एक्ट गवर्नमेंट ने लाया हुआ है। इस एक्ट के अंडर अगर आपके पास लाइसेंस होगा तो आपको बहुत सारी चीजों में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, करंट अकाउंट खोलने के लिए आपको इस लाइसेंस की जरूरत होती है। दूसरी बात यह है कि बैंक में अगर आपको बिजनेस लोन चाहिए तो इसके लिए भी शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट बैंक जरूर मांगेगी। और तीसरी बात यह है कि आपके ग्राहकों का भी विश्वास बढ़ता है। आपने देखा होगा कोई भी दुकान में ये इस लाइसेंस को फ्रेम करके लगाया जाता है, तो ये देखकर आपके ग्राहकों को भी विश्वास होता है कि आपका शॉप लाइसेंस्ड है। अब इस शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट के लाइसेंस की प्रोसेस भी अब पूरी तरह ऑनलाइन हो चुकी है। शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको पूरी तरह ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भर सकते हैं। इसके लिए आपको appleSarkar.mahaonline.gov.in पर जाना है और शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स लाइसेंस के लिए आपको नाम, पता, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपने बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देना, कितने आपके एम्प्लॉइज है, ये सब इंफॉर्मेशन देना, आपकी दुकान या अगर आप घर से ही उद्योग कर रहे हो तो घर का फोटोग्राफ वगैरह इसकी जरूरत पड़ेगी। शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स लाइसेंस के अलावा आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करा लेना चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी ना हो आपके उद्योग के लिए, पर इसके भी काफी फायदे होते हैं। जैसे मैंने कहा, करंट अकाउंट खोलने के लिए बैंक आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूर मांगेगी। दूसरी बात यह है कि अगर आप अपना सामान ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेच रहे हो, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट वगैरह, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी हो जाएगा। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन प्रोसेस द्वारा आसानी से हो जाता है। शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स लाइसेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अलावा एमएसएमई मतलब माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का रजिस्ट्रेशन भी बहुत ही फायदेमंद होगा। 1 जुलाई 2020 से इसे उद्यम रजिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है और ये प्रोसेस भी कंप्लीटली ऑनलाइन करवा दिया गया है। उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं होती है। आपको बस ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने उद्योग की डिटेल्स भरनी होती है और कुछ ही दिनों में वेरिफिकेशन के बाद आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो जाता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाने के बहुत सारे फायदे हैं। इन फायदों का डिटेल्ड वीडियो भी हम अपलोड करने वाले हैं, लेकिन उदाहरण देने के लिए आपको इंटरेस्ट रेट में आपको कंसेशन प्राप्त होगा, आपके लिए बिजनेस लोन्स आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में भी आपको कंसेशन प्राप्त होगा। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, जैसे मैंने कहा, ऑनलाइन प्रोसेस हो गया है। इसके लिए आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ वगैरह की जरूरत होगी। कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। एमएसएमई के बारे में हमें जानकारी देने के लिए अब हमारे साथ तुराब चिमथाना वाला है। तुराब एक कंपनी सेक्रेटरी है और सामाजिक कार्यों में वो बहुत जुटे हुए हैं। तुराब के जीवन से युवाओं को बहुत प्रेरणा मिल सकती है। वेलकम तुराब। धन्यवाद केतकी, मेरे परिचय देने के लिए। नमस्ते दोस्तों, मैं एमएसएमई के बारे में आपको कुछ चीजें बताऊंगा। ये कोरोना का जो समय था बड़ा चिंताजनक था हमारे लिए, हमें बहुत तकलीफें हुई। बट आप भाइयों बहनों, आप याद करेंगे कि मई 2020 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये सब चिंताएं देखते हुए आत्मनिर्भर भारत का अभियान किया।
जिससे काफी फायदे उन्होंने हमें देशवासियों को दिए हैं। उसमें से एक सबसे बड़ा फायदा उन्होंने दिया है एमएसएमई सेक्टर को। अभी एमएसएमई सेक्टर क्या है? तो 2006 में सरकार ने एक्ट पास किया था, एक लॉ कानून बनाया था, जिससे एक छोटे जो हमारे दोस्तों हैं जो छोटा धंधा शुरुआत करते हैं, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने ये शुरुआत की थी। तो ये जितना आप कमाते हैं, जितना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका अगर आप कोई लिमिट के अंडर करते हैं, जैसे 25 लाख 10 लाख, ये गवर्नमेंट सरकार ने लिमिट्स बनाए थे, इसके अंदर यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप एमएसएमई सेक्टर में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और सरकार के दिए हुए लाभों का फायदा ले सकते हैं। तो पहले इसकी लिमिट, जैसे मैं बता रहा हूँ कि पहले खाली 10 लाख वगैरह की लिमिट थी और सबसे ज्यादा लिमिट भी 5 करोड़ की थी। तो अब सरकार ने ये हमारे भाइयों बहनों की मदद के लिए इस लिमिट को काफी बढ़ा दिया है। तो अभी आप देखेंगे तो इसमें तीन तीन भाग है। सबसे छोटे हैं माइक्रो एंटरप्राइज, उसके बाद आते हैं स्मॉल एंटरप्राइज और फिर आते हैं मीडियम एंटरप्राइज। तो माइक्रो एंटरप्राइज के लिए यदि आपकी जो सालाना कमाई है वो 5 करोड़ से कम है और आप जो पैसा डालते हैं धंधे में, जो इन्वेस्टमेंट जो बोलते हैं, यदि मशीन में वगैरह में जो भी आपको इक्विपमेंट लेते हैं, वो सब का 1 करोड़ का लिमिट है। मतलब आपकी सालाना कमाई 5 करोड़ है और आपने जो इन्वेस्टमेंट किया 1 करोड़ है, तो आप ये माइक्रो एंटरप्राइज में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद अगला जो भाग है स्मॉल एंटरप्राइज। स्मॉल एंटरप्राइज के लिए आपकी सालाना कमाई यदि आपकी 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में है और आपका जो इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है, तो आप स्मॉल एंटरप्राइज द्वारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और फिर सबसे ज्यादा बड़ा है मीडियम एंटरप्राइज। उसमें आपकी सालाना कमाई 50 करोड़ से 250 करोड़ के बीच में है और आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मशीनरी वगैरह में, वो अगर 10 करोड़ से 50 करोड़ है, तो आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मतलब आप देख रहे हैं कि 250 करोड़ तक की कमाई तक सरकार ने फायदा दिया है। तो हमारे काफी जो देशवासी इसका फायदा ले सकते हैं। अब ये फायदे है क्या? तो पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा उद्यम पोर्टल पे। उसमें आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। वो आपको यूट्यूब द्वारा आप यदि आप देखेंगे तो आपको इसके काफी आपको सब वीडियोस मिलेंगे। हमारे भाइयों ने काफी उसमें वीडियोस बनाए हैं, जिससे आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। उसके अलावा आपको ज्यादा कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड द्वारा ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब फायदे क्या है वो देखते हैं। पहले तो कर्ज की फायदा सरकार ने दिया है। जो नया धंधा करना चाहते हैं एमएसएमई सेक्टर में, उनको 3 लाख करोड़ का सरकार ने कर्ज दिया है। 3 लाख करोड़ रुपए सरकार ने इसके लिए निलंबित किए है। वो आप बैंक्स द्वारा या जो एनबीएफसीज होते हैं उनके द्वारा आप ले सकते हैं। वो लोन आप 4 साल तक आपको वो लोन मिलेगा। जो भी उसके लिए बोला है कि जो एग्जिस्टिंग जो अगर किसी का धंधा चालू हुआ है तो उन्हें अगर 25 करोड़ के उन्होंने पहले से ही बोरोइंग कर चुके हैं, 25 करोड़ का पहले उन्होंने कर्ज उठा चुके हैं और 100 करोड़ तक उनकी कमाई है, तो 25 करोड़ और 100 करोड़ की जो लिमिट है, इसके भीतर जो भी लोग हैं ये मदद का लाभ ले सकते हैं। उसमें उनको जो ब्याज लगेगा वो भी बहुत कम रखा है सरकार ने, केवल 9-10% का ही ब्याज लगेगा। बाकी आप बाहर से लेते हैं तो आपको मालूम होगा कि 15-20% मुंह मांगी लोग ब्याज मांग लेते हैं, पर इसमें आपको काफी फायदा मिलेगा। ये हो गई पहली कर्ज जो अभी कर रहे हैं या उन्होंने थोड़ा स्टार्ट किया उनके लिए। बट अब कुछ ऐसा हो सकते हैं, कुछ धंधे जो बिजनेसेस जो धंधा पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं, पर अब ये परेशानियों के कारण, अभी जो कोरोना से या जो भी अभी तकलीफें आ रही है उनके कारण उनका जो लोन है एनपीए हो चुका है, यानी वो लोन जो कर्ज है उसकी भरपाई नहीं कर रहे, तो उसके लिए भी सरकार ने काफी मदद दी है। उसमें सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए उसके लिए नियमित किए हुए हैं। और उसके अंदर जो CGTMSE होता है, मतलब केंद्र सरकार का जो फंड है एमएसएमई की मदद के लिए, उसमें सरकार ने अभी 4,000 करोड़ रुपए वो फंड में डाले हैं और वो फंड हमें बैंक द्वारा मदद दे सकता है। तो जो भी हमारे भाइयों ने पहले ही ये बिजनेस चालू किया हुआ है और एनपीए हो गया है, अपने कर्ज की भरपाई नहीं कर पा रहे, तो ये इसके अंदर जा सकते हैं। ये बैंक द्वारा इनसे लोन मांग सकते हैं। अब आता है कि इक्विटी, मतलब सरकार ने ये भी एक एक मदद दी है कि कर्ज तो ठीक है, पर यदि एमएसएमई में किसी को पैसा डालना है, मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट करना है किसी और को, तो उसके लिए भी सरकार ने स्कीम बनाई है। मतलब कि
जो अच्छे एमएसएमईज है, जो अच्छी भर रहे हैं, मतलब जो ग्रोथ जिसका अच्छा हो रहा है और लग रहा है सरकार को कि ये काफी देश के लिए लाभित हो सकते हैं फ्यूचर में, तो उनके लिए सरकार 50,000 करोड़ रुपए सरकार ने नियमित किए हैं। और सरकार का एक अलग से फंड है, फंड ऑफ फंड्स, उसके द्वारा एमएसएमई उसमें एप्लीकेशन करके एमएसएमई को डायरेक्ट उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो उससे पैसा तो आएगा एमएसएमई को, पर पैसा वापस भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रहेगा। और दूसरा, सरकार के जो लोग जो इन्वेस्ट करेंगे उनका एमएसएमई के हमारे भाइयों बहनों को मदद और मार्गदर्शन मिलेगा। तो ये एक फायदा होगा बहुत बड़ा। अब चौथा फायदा होता है कि ग्लोबल टेंडर का। अब आपको मालूम होगा सरकार के लिए काफी, सरकार के कामों के लिए टेंडर, सरकार के आप न्यूज़पेपर में, रेडियो में, टीवी में देखते ही काफी टेंडर चालू होते हैं। पर टेंडर तो होते हैं पर हमारे भाइयों बहनों इनका लाभ नहीं ले पाते हैं क्योंकि ये सब अंतरराष्ट्रीय बड़ी बड़ी कंपनियां इनका लाभ ले लेते हैं। तो सरकार ने ये देखते हुए 200 करोड़ की लिमिट रखी है और 200 करोड़ तक जो भी टेंडर हो गए उसमें बाहर की अंतरराष्ट्रीय कंपनी नहीं ले पाएंगी। तो उसमें भी एमएसएमई के हमारे भाइयों बहनों अप्लाई कर सकते हैं और वो टेंडर अगर सरकार का मिल गया तो आपको मालूम है उससे कितना आपको लाभ हो जाएगा। तो ये 4 फायदे एमएसएमई के मेन है। एक तो नया कर, जो नए एमएसएमई उनके लिए कर्ज है। फिर जो एग्जिस्टिंग एनपीए हो सकते हैं उनके लिए कर्ज का मदद है। फिर इक्विटी मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एमएसएमई में भी होगा, उसके लिए मदद है। और फिर ग्लोबल टेंडर के लिए भी, सरकार के टेंडर के लिए भी अभी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है 200 करोड़ रुपए। और भी कुछ फायदे एमएसएमई के हैं। आत्मनिर्भर अभियान के अलावा भी एमएसएमई के फायदे हैं। तो पहला है तो सरकार के टेंडर में एमएसएमई को, मैंने जैसे बताया, तो एमएसएमई को थोड़ा एक ज्यादा मतलब एक प्रोत्साहन मिलता है, सरकार उनको थोड़ा टेंडर में मदद करती है। उसके बाद जो कर भरते हैं, इनकम टैक्स, जीएसटी, जो आपको मालूम होगा, उसमें भी डायरेक्ट टैक्सेस जो है उसमें सरकार काफी एमएसएमई को एग्जेम्पशंस देती है। फिर और भी जो टैक्सेस लगते हैं, जो भी टैरिफ्स वगैरह, वो भी एमएसएमई को मतलब मदद मिलती है, उसमें भी कंसेशन रहता है। उसके बाद और एक चीज जो बहुत लाभदायक है कि एमएसएमई के, यदि अब एक हमें दिक्कत होती है कि हम किसी को माल देते हैं पर पैसा नहीं ले पाते हैं उनसे, तो एमएसएमई का जो लॉ है, जो कानून है, उसमें लिखा है कि कोई भी यदि एमएसएमई किसी को कुछ सेवाएं करती है या कुछ माल बेचती है तो उसको 45 दिन में उसकी पेमेंट करना पड़ेगा, तो फिर एमएसएमई सीधा कोर्ट जा सकती है। तो 45 दिन का टाइम लिमिट दिया है। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जो लिमिटेड कंपनीज जिनको बोलते हैं, यदि वो एमएसएमई से कोई माल लेती है या सेवाएं लेती है और 45 दिन में उसकी भरपाई नहीं करती है, उसका पैसा नहीं देती है, तो उनको एक सरकार को बताना पड़ता है। मतलब सरकार ने एक फॉर्म रखा है एमएसएमई 1, उसमें उनको बताना पड़ता है। और वो अगर, और उनके जो अकाउंट्स रेडी होते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज के, उसमें भी जो उनके अकाउंट्स तैयार करते हैं ऑडिटर, उनको भी उसमें लिखना पड़ता है कि इन्होंने एमएसएमई का टाइम पे पेमेंट नहीं किया। तो आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज के जो स्टेटमेंट्स होते हैं सब जगह लोग पढ़ते हैं, तो अगर वो लिखेगी कि एमएसएमई को हमने पेमेंट नहीं किया तो कितना गलत होगा उनके लिए। तो इसलिए ये इतना बड़ा फायदा दिया है, इसलिए तो बड़ी बड़ी कंपनीज ये ध्यान रखते हुए रेगुलर एमएसएमई को पेमेंट करती है। 45 दिन के अंदर वो पेमेंट करते, नहीं तो नहीं करते तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है। इसलिए ये एमएसएमई के लिए बहुत बड़ा फायदा है। और एक फायदा है एमएसएमई को कि ऑटोमेटिक मशीनरी लेते हैं कोई, तो उसमें 15% ड्यूटी का, 15% जो ड्यूटी भरनी पड़ती है इंपोर्टेड मशीनरी में, वो भी एमएसएमई को एक लाभ मिला हुआ है। और उसके अलावा भी एमएसएमई को कोई ना कहीं सरकार कुछ ना कुछ फायदा देते रहती है। तो आप यूट्यूब चैनल्स है या गूगल पे या पेपर में पढ़ते रहे तो आपको इसके बहुत मतलब मालूम पड़ेगा कि एमएसएमई सेक्टर बहुत ही, मतलब सरकार इसको काफी प्रोत्साहन देती है। और अभी लिमिट भी इसकी बढ़ चुकी है। आप देख रहे हैं कि 250 करोड़ तक कमाई तक लिमिट बढ़ चुकी है। तो मैं आप लोग को इनकरेज करूंगा कि आप लोग हो सके तो इसमें रजिस्ट्रेशन करवाइए और इसका लाभ लीजिए। जैसे कि आपने देखा, स्मॉल बिजनेस शुरू करने के स्टेप्स बहुत ही आसान है और आप अपना बिजनेस बहुत ही आसानी से शुरू कर सकते हैं। आशा है कि आज के वीडियो में आपको जो जानकारी मिली है वो आपको यूजफुल होगी, आप इसका लाभ उठाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।